हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कश्यप। आज हम लोग बात करेंगे एक नया लैपटॉप लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड कीजिए, आप किस प्राइस रेंज में लैपटॉप लेना चाहते हैं। उसके बाद आप परफॉर्मेंस चुनिए, आप एक्चुअली में अपने लैपटॉप के साथ क्या करना चाहते हैं, जैसे कि गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, रेंडरिंग, कोडिंग। उसके बाद अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो आपको एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए, ना कि एक प्रोफेशनल नाम से लैपटॉप। गेमिंग लैपटॉप में कूलिंग अच्छा रहता है, इसका प्रोसेसर फास्ट रहता है। अब गेमिंग अगर चाहिए तो उसमें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बहुत मेन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीपीयू। अगर एंट्री लेवल गेमिंग ऑन लो सेटिंग्स है तो GTX 1650 या फिर RTX 3050 होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है हायर रिफ्रेश रेट में तो RTX 3060। RTX 3060 के ऊपर जितने भी GPU है उसमें प्राइस तो इंक्रीज होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उतना नहीं पड़ता, क्योंकि लैपटॉप बैटरी से चलता है और आपको चार्जर हमेशा कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। जितना आपका प्राइस बढ़ रहा है उतना परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पावर कंजप्शन लैपटॉप में बैटरी से उतना नहीं मिल पाता, आपको चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कूलिंग चाहिए रहता है, कूलिंग सिस्टम उतना एडिक्वेट नहीं होता। अगर नॉर्मल ऑफिस यूज के लिए चाहिए तो इंटीग्रेटेड जीपीयू आता है। इंटेल में iGPU, अल्ट्रा HD, आइरिस XE है। AMD में APU और रेडियन वेगा। जो एनवीडिया के नॉर्मल जीपीयू आते हैं जैसे एनवीडिया MX350, MX450 या फिर AMD के RX 550, इसको अवॉइड कीजिए। अब कौन सा CPU है उसको पहचानने के लिए CPU के नेमिंग स्कीम को जानते हैं। CPU के नाम में सबसे पहले लिखा होता है उसका ब्रांड। जैसे इंटेल है तो सबसे पहले इंटेल लिखा है, उसके बाद मॉडिफायर लिखा रहता है। जैसे ये प्रोसेसर को डिनोट करता है, छोटा है बड़ा, जैसे Core i7 या Core i3 छोटा प्रोसेसर है, i9 बड़ा प्रोसेसर है। उसके बाद जो हाइफन है, हाइफन के बाद जो डिजिट लिखे रहता है वो उसका जनरेशन है। जनरेशन जैसे ये एग्जांपल में इंटेल Core i7-1065G7, तो जो 10 लिखा है वो जनरेशन को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। अब उसके बाद जो 65 लिखा है वो स्टॉक कीपिंग यूनिट है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SQ। और उसके बाद जो G7 लिखा है वो सुफिक्स है। कोई भी प्रोसेसर के लास्ट में जो सुफिक्स रहता है उसके बारे में जानते हैं। अगर वो G1 से G7 तक जा रहा है, इसका मतलब उसमें नए इंटीग्रेटेड iGPU का यूज किया गया है। अगर उसमें आखिरी में E लिखा है, इसका मतलब वो एम्बेडेड CPU है। अगर F लिखा है, इसका मतलब आपको एडिशनल एक्सटर्नल GPU लगाना पड़ेगा। अगर आखिरी में G लिखा है, इसका मतलब उसमें अलग से इंटीग्रेटेड GPU आता है। अगर उसमें H लिखा है, इसका मतलब वो हाई परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। उसके बाद अगर उसमें H लिखा है मतलब हाई परफॉर्मेंस। अगर HQ लिखा है मतलब कि उसमें क्वाड कोर है, मतलब 4 कोर्स है जिसमें परफॉर्मेंस को ध्यान रखा गया है। अगर उसमें आखिरी में K लिखा हुआ है तो K का मतलब होता है अनलॉक्ड, इसका मतलब उसमें जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। अगर उसके आखिरी में S लिखा हुआ है तो स्पेशल एडिशन CPU है, जैसे मार्वल स्पेशल एडिशन एग्जांपल। अगर उसके आखिरी में T लिखा है मतलब वो पावर ऑप्टिमाइज्ड है। अगर उस CPU के आखिरी में U लिखा है, इसका मतलब जो लैपटॉप का प्रोसेसर है वो एनर्जी इफिशिएंट है, इसका मतलब वो जब रन करेगा तो कम पावर कंज्यूम करेगा, साथ ही साथ उसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा। अगर उसमें Y लिखा है, इसका मतलब वो और भी ज़्यादा कम परफॉर्मेंस देगा और बैटरी बहुत ज़्यादा बचाएगा। अगर उसमें आखिरी में X और XC लिखा है तो अनलॉक्ड है, जो कि हाई एंड में आता है। अब प्रोसेसर में दो हैं, इंटेल और AMD। इंटेल की बात करें तो इसमें 11th जन 10th जन के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इंटेल अपने 8th जनरेशन से 10 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर यूज कर रहा था। हाल ही में 11th जन में वो 10 नैनोमीटर में स्विच कर गया है, बाकी पहले वो 14 नैनोमीटर को एनहेंस कर रहा था। AMD में जो उसके राइजन के 5000 सीरीज और 4000 सीरीज के जो CPU हैं उनका एनर्जी इफिशिएंट और परफॉर्मेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है। अब जो फीचर्स देखने चाहिए प्रोसेसर में वो है उसमें कोर्स और थ्रेड्स कितना है, मतलब जो कोर रहता है जैसे 4 कोर 6 कोर,
उसको अगर हम लोग डबल कर देंगे, जैसे 6 कोर का है तो 12 मतलब उतना उसका थ्रेड्स हो गया, और यही प्रोसेस को हाइपर थ्रेडिंग बोलते हैं। मतलब अगर 4 कोर है तो उसमें अगर 8 थ्रेड है तो वो हाइपर थ्रेडिंग। अब उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, कितने गीगाहर्ट्ज का वो सीपीयू है, और उसका क्लॉक स्पीड भी देखना होता है। टीडीपी मतलब अब मान लो 65 वॉट का प्रोसेसर है तो 65 मतलब कि अगर वो प्रोसेसर अपने लोड पे रन करेगा तो उसको कूल करने के लिए हम लोग को एक ऐसा कूलर लगाना पड़ेगा या फिर कूलिंग सिस्टम रखना पड़ेगा जो 65 वॉट को एयर में डिसिपेट कर सके। ये उसका पावर कंजप्शन नहीं है बल्कि थर्मल डिजाइन पावर है। इसका मतलब उसको कूलिंग करने के लिए इतना वॉट चाहिए। अब आर्किटेक्चर भी देखना पड़ेगा, जैसे AMD में Zen आर्किटेक्चर आता है, इंटेल में अलग अलग नेम आता है, केवी लेक, कॉफी लेक, उसमें आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा। फैब्रिकेशन मतलब उसका जो डाई साइज है वो कितने नैनोमीटर पे बना हुआ है, उसका फैब्रिकेशन कैसा है। कैश साइज मतलब जो L3 कैश होता है कितने मेगाबाइट्स का है, उसको देखना पड़ेगा। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे जो ओल्ड इंटेल के प्रोसेसर्स है जैसे 5th जनरेशन या फिर जो पुराने जनरेशन के हैं उनको अवॉइड करना है। इंटेल के पेंटियम, सेलेरॉन और AMD के एथलॉन प्रोसेसर्स को अवॉइड करें, क्योंकि नए जनरेशन के कोर या फिर राइजन सीरीज के प्रोसेसर आ गए हैं। अब रैम में इसकी फ्रीक्वेंसी को देखना है कितना मेगाहर्ट्ज का है, जैसे DDR4 है या फिर DDR3 है, जनरेशन भी देखना है। और CL टाइमिंग्स को देखना है। CL का फुल फॉर्म कैश लेटेंसी टाइमिंग्स को भी देखना है। अब अगर एंट्री लेवल ले रहे हैं तो उसमें 8 GB कम से कम लें, और ये चेक करें कि उसमें एक्स्ट्रा स्लॉट हो जिससे आप बाद में अपग्रेड कर सकें, 8 को 16 कर सकें। नहीं तो रिकमेंडेड तो 16 GB है। रैम ज़्यादा होने से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्मूथ चलेगा। अब स्टोरेज में 2 है, एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव है, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है। HDD में आपको देखना पड़ेगा उसका रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना है, वो HDD कितने RPM का है, जैसे 5400 RPM का आता है या फिर 7200 RPM का आता है। एक बात का ध्यान रखें कि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है मतलब SSD, वो एक HDD से काफ़ी फास्ट होता है। उसका जो सीक्वेंशियल रीड राइट स्पीड है काफ़ी फास्ट होता है। एक SSD के होने से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग, लोडिंग और ट्रांसफर, कट, कॉपी, पेस्ट का टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और आपको फास्ट लगता है। अब SSD में आपको एंट्री लेवल में रिकमेंडेड है 256 GB SSD, 128 GB SSD को अवॉइड करें। अब अगर आप 256 GB SSD वाला ले रहे हैं तो उसमें आपको ये चेक करना है कि उसमें एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट हो, ताकि आप उसको बाद में अपग्रेड कर सकें। रिकमेंडेड है 512 GB। अब SSD में भी कुछ फीचर्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि उस SSD का सीक्वेंशियल रीड एंड राइट कितने मेगाबाइट्स पर सेकंड का है, SSD का जनरेशन कौन सा है। जैसे सबसे एंट्री लेवल SSD का बात करेंगे तो बहुत सालों पहले SATA 2 SSD आता था, उसके पहले PATA भी आता था, लेकिन SATA 2 के बाद SATA 3, फिर SATA 3 के बाद NVMe 1.0, अभी तो NVMe 1.3 चल रहा है। फिर उसके बाद NAND फ्लैश टाइप कौन सा है उसमें, जैसे SLC जो है उसमें 1 बिट पर सेल स्टोर होता है, MLC में 2 बिट पर सेल स्टोर होता है, TLC में 3 बिट पर सेल स्टोर होता है और QLC में 4 बिट्स पर सेल। SLC जो है वो वर्क स्टेशन लेवल पर यूज होता है, बाकी MLC, TLC, QLC कंज्यूमर लेवल का है। SLC का जो रीड राइट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो रैम के बहुत नज़दीक है, लेकिन जो QLC का रीड राइट स्पीड है वो कम होने के साथ साथ उसका स्टोरेज साइज बढ़ जाता है। NVMe है कि SATA है, उसको आपको देखना पड़ेगा। उसमें फॉर्म फैक्टर भी देखना पड़ेगा कि वो M.2 का है या फिर 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर का है। अब उसमें DRAM मतलब डायनेमिक रैम प्रेजेंट है कि नहीं, उसको भी देखना है। DRAM मतलब कि एक रैम का वो छोटा भाग जो SSD में कैशिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसके रैंडम रीड राइट स्पीड को फास्ट किया जा सके। अब हम लोग प्रोसेसर के TDP वाले भाग में बात किए थे कि उसको कूलिंग देना पड़ता है, तो अगर आप जितना उसका TDP है उस हिसाब से कूलिंग सिस्टम नहीं रखेंगे तो CPU में एक टर्म आता है CPU थ्रॉटलिंग। CPU थ्रॉटलिंग की वजह से क्या होता है कि अगर आपका लैपटॉप गर्म हो रहा है
तो उसको अगर वो CPU कूल करने के लिए अपने परफॉर्मेंस को डाउन कर लेगा ताकि उसको डैमेज ना पहुंचे, तो इसके वजह से आपका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद है एप्पल का लैपटॉप। एप्पल ने अपने हाल ही में M1 चिप को इंट्रोड्यूस किया गया है। M1 चिप का जो सिक्वेंशियल रीड राइट स्पीड है वो बहुत फास्ट है। ये मार्केट का बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप है, अल्ट्राबुक्स है। इसमें बैटरी लाइफ एक्सीलेंट है और इसका स्क्रीन भी बेस्ट इन सेगमेंट है। ये बहुत ही पोर्टेबल है, स्मॉल साइज का है। बाकी आपका जो वर्क फ्लो है, आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको एक बार चेक कर लें कि ये इसके साथ कंपेटिबल है कि नहीं। अब विंडोज वर्सेस मैक में आप विंडोज तब लें जब आपको गेमिंग करना है या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चलाना है जो कि विंडोज स्पेसिफिक हो। मैकिंटोश मतलब मैक में क्या है, इसका वैल्यू फॉर मनी है, इसका डिस्प्ले, इसका ट्रैक पैड, बिल्ड क्वालिटी और बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है। क्रोम बुक्स भी मैक के जैसा ही है, ये रन करता है क्रोम ओएस पर। ये भी थिन एंड लाइट लैपटॉप है, इसका बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है। अब स्क्रीन की बात करेंगे, आप देखे होंगे सभी लैपटॉप के स्क्रीन एक समान नहीं दिखते हैं, स्क्रीन अलग अलग होते हैं। अभी उसमें आपको पैनल टाइप देखना पड़ेगा। पैनल टाइप में 4 प्रकार के आते हैं, IPS, VA, TN एंड OLED। OLED सबसे एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। अब जैसे व्यूइंग एंगल का बात करेंगे, मतलब आप अलग अलग दिशाओं से स्क्रीन को देखेंगे तो उसमें सबसे बेस्ट है OLED और IPS और बैड है TN। कॉन्ट्रास्ट रेशियो मतलब ब्लैक और व्हाइट को देखने में कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो में बेस्ट है OLED और पुअर है TN। बिट डेप्थ मतलब कलर का जो बिट डेप्थ है 8 बिट या 10 बिट, उसमें सबसे बेस्ट है OLED और पुअर है TN। कलर स्पेस मतलब वो कितने सारे कलर गैमेट को शो कर पा रहा है, उसमें बेस्ट है OLED और पुअर में है TN। रिफ्रेश रेट मतलब कितने फ्रेम्स को वो 1 सेकंड में डिस्प्ले कर पा रहा है मॉनिटर में, उसमें बेस्ट है TN और इसमें बेकार है IPS। उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम, उसमें सबसे बेस्ट है TN और बैड है VA। अब LG ने क्या किया कि LG ने सबसे पहले IPS टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, उसके कारण LG ने IPS नेम को ट्रेडमार्क कर लिया। तो अदर लैपटॉप ब्रांड्स जब नेम लिखते हैं तो IPS नहीं लिखते, उसके जगह वो कुछ और नेम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि IPS लेवल या फिर PLS या फिर AHVA। अब ब्राइटनेस में बात करें तो ब्राइटनेस में इसको नीट्स में डिनोट किया जाता है, जैसे 1300 नीट्स या 450 नीट्स। अब ब्राइटनेस को अफेक्ट करता है स्क्रीन का कोटिंग। अगर आप लैपटॉप को विंडो के सामने रखते हैं या फिर डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो कोटिंग 2 प्रकार के होते हैं, ग्लॉसी और एंटी ग्लेयर। अगर ग्लॉसी हुआ तो डायरेक्ट वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और आपको शाइन कर जाएगा। एंटी ग्लेयर रोकता है रोशनी को, लेकिन इससे आपका जो शार्पनेस लेवल है और कलर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। कलर एक्यूरेसी मतलब एक मॉनिटर कितने नंबर ऑफ कलर्स को प्रोड्यूस कर पाता है। फैक्ट्री से बन के अपने आप सेटिंग होके मॉनिटर आते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ कलर ऑफ लग रहा है, जैसे रेड कम है या ग्रीन ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से भी कलर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसको कलर कैलिब्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब कलर गैमेट्स होते हैं, जैसे टेलीविज़न में 1990s में होता था NTSC। अब NTSC का जो 72% है वो इक्वल होता है sRGB के 99%। अभी के समय में कलर के नाम से सभी sRGB का यूज करते हैं। Adobe RGB 17% लार्जर है sRGB की कंपैरिजन में। DCI P3 26% लार्जर है sRGB के कंपैरिजन में। REC 2020 72% लार्जर है sRGB के कंपैरिजन में। हाई रिफ्रेश रेट, ये फीचर्स गेमर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाई रिफ्रेश रेट का मतलब वो होता है जैसे GPU ने एक इमेज को रेंडर किया, अब वो रेंडर इमेज को मॉनिटर को भेजेगा, तो जितने भी वो फ्रेम्स भेजे 1 सेकंड में मॉनिटर कितने फ्रेम्स को दिखा पाता है, वो हो गया रिफ्रेश रेट। जैसे 60 हर्ट्ज कॉमन है या फिर उसके ऊपर 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज। अब बात करेंगे रिस्पांस टाइम की।
रिस्पॉन्स टाइम मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का जो लैग रहता है, जैसे कि माउस में आप क्लिक किए और मॉनिटर पे दिखाने में जो टाइम है। अब उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम से आपका जो फ्रेम है वो अपडेटेड रहेगा। अगर 60 हर्ट्ज का पैनल है तो थोड़ा ओल्डर फ्रेम दिखाएगा, और अगर 240 हर्ट्ज का है तो एकदम एक्यूरेट फ्रेम रहता है, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। और बेस्ट है 1440p और 144 हर्ट्ज स्वीट स्पॉट है। रिजोल्यूशन में जैसे HD को 720p बोलते हैं, फुल HD को 1080 पिक्सल बोलते हैं, क्वाड HD को 1440p बोलते हैं 2K, और अल्ट्रा HD को 2160p 4K बोलते हैं। स्क्रीन लैपटॉप अगर छोटा है तो 1080p सफिशिएंट है, जैसे 13 से 15 इंच, और ह्यूमन आई में 1080p और 4K में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, इसलिए 4K एक्सपेंसिव हो जाता है और बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो स्टैंडर्ड है 16:9, या फिर अगर आप वर्टिकल ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं तो 3:2। अब टच स्क्रीन लैपटॉप में ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको ये फीचर चाहिए या नहीं। जैसे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है तो उसमें डिजिटाइजर टैबलेट का यूज़ किया जाता है। यह 2.2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप होता है। ये 360 डिग्री फ्लिप हो जाता है, टैबलेट के तरह बन जाता है। कीबोर्ड और ट्रैक पैड, जब भी आप अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं तो आप कीबोर्ड और ट्रैक पैड के थ्रू ही फिजिकल टच करके यूज़ करते हैं, इसलिए आप अपने हाथों को अपने कीबोर्ड पर रख कर देखें, और अगर आपका हाथ का कुछ हिस्सा कीबोर्ड के फ्रेम से बाहर आ रहा है मतलब आपको बड़ा लैपटॉप चाहिए, बड़े स्क्रीन साइज वाला। और अगर कीबोर्ड के की कैप्स को प्रेस करें और फ्लैग्स का चेक करें, और की कैप्स को क्लिक करके देखें और एक्चुएशन पॉइंट को देखें कि कब प्रेस करने से रजिस्टर हो रहा है आपका क्लिक। अगर जे और की क्लिक को टच करने से वो फ्रेम के नीचे जा रहा है तो उसको मत बाय करें, और जो स्पेस बार रहता है बड़ा सा उसके कॉर्नर्स को प्रेस करें, वो भी अगर चासिस या फ्रेम के नीचे आ जा रहा है तब भी बाय मत करें। वेट और बैटरी लाइफ, जितना लाइट वेट लैपटॉप रहेगा या फिर जितना हाई परफॉर्मेंस रहेगा उससे उसका प्राइस बढ़ेगा। लाइट वेट लैपटॉप को आप अगर छोटे साइज का है तो उसको इजीली आप बैग में कैरी करके ट्रैवलिंग में कंफर्टेबल रहता है। बैटरी को डिनोट करते हैं वॉट आवर से। इट इज बैटरी जो है अफेक्ट करता है CPU GPU उसका कैसा है परफॉर्मेंस, उससे आपका बैटरी कम ज़्यादा होगा। रिकमेंडेड स्क्रीन ऑन टाइम है 6 या फिर 7 आवर्स। आई होप ये सब आपको वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन या फिर डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।